कुछ लोग कहते हैं कि हर देश की अपनी एक संस्कृति, एक कल्चर होता है, अपनी भाषा होती है। हजारों वर्षों से वो अपनी अनोखी सभ्यता और कल्चर को शुद्ध रूप में संभाल कर रखते आए हैं। इसमें किसी बाहरी सभ्यता का असर या प्रभाव नहीं पड़ा है। वैसे तो भारत भी कला और संस्कृति के मामले में बहुत धनवान है, पर कुछ लोगों का कहना है कि भारत की सभ्यता आज अपने शुद्ध रूप में नहीं रही है। वो कहते हैं कि हमारी मौलिक या असली सभ्यता अब से हजारों साल पहले वेद और पुराणों के ज़माने में थी। इसे उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय के भारत में ज्ञान और तकनीक में बड़ी तरक्कियां हो चुकी थी और सब कुछ फल फूल रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी तरक्की और धन दौलत पर कब्जा करने के लिए आसपास के देशों से लोगों ने आक्रमण किया और हमारी सभ्यता को बर्बाद कर दिया। हमारी सभ्यता अब शुद्ध नहीं रही, इसमें बहुत कुछ इधर उधर का आकर मिल गया है। कुछ लोग तो अपने बारे में ये दावा भी करते हैं कि हम भारत के असली देशवासी हैं और फलां आदमी बाहर से आया है, फलां भाषा विदेश की है वगैरह। और अगर कोई हमारी भाषा नहीं बोलता तो उसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। क्या ऐसा कहना सही है? अगर आप इतिहास के प्रमाणित सूत्रों को गौर से पढ़ें तो आप पाएंगे कि किसी भी देश में किसी भी समय एक जैसा कल्चर या सभ्यता कभी नहीं रही। चीज़ें हमेशा बदलती रही हैं। काफ़ी हद तक बदलाव बाहरी प्रभाव से आते हैं, पर बाहरी प्रभाव केवल फौजी आक्रमण या युद्ध से ही नहीं आते। पूरी दुनिया में हजारों सालों से लोग अपने देश से दूसरे देशों में व्यापार के लिए आते जाते रहे हैं। बहुत से लोग विद्या और ज्ञान की तलाश में घूमे हैं। बहुत से संत, फकीर और बहुत से धर्म के प्रचारक भी इधर से उधर आते जाते रहे हैं। इन्हीं सब की वजह से सभ्यता का लेन देन और आदान प्रदान मुसलसल होता रहा है, बिल्कुल एक हाट या बाजार की तरह, जहां देश विदेश से रंग बिरंगी चीजें बिकने के लिए आती हैं और सभी को लुभाती हैं। सभ्यता का लेन देन केवल एक दिशा में नहीं जाता, ये दोनों दिशाओं बल्कि कई दिशाओं में आता जाता है और मजीद उपजाऊ होता जाता है। जैसे प्राचीन भारत की साइंस की खोजें अरब दुनिया में पहुंची और अरब और ईरान की ज़बान भारत में आई। चीन की सभ्यता के नमूने अरब होते हुए यूरोप पहुंचे और यूनान की सभ्यता भारत में आई वगैरह। अब इसके ऑपोजिट या विपरीत बात सोचिए, एक ऐसी सोसाइटी या देश जो चारों तरफ से बंद हो या बहुत दूर छुपा हुआ हो, वहाँ बाहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो ऐसे में क्या होगा? वहाँ की सभ्यता और कल्चर बिल्कुल एक जैसा रहकर जम जाएगा। कोई तब्दीली नहीं आएगी। वहाँ कोई नए विचार या कल्पनाएं जन्म नहीं लेंगी। इसलिए किसी भी देश या समाज में परिवर्तन आना बुरी बात नहीं है। तब्दीली हमारी तरक्की के लिए अच्छी है और बाहर से आने वाला प्रभाव हमेशा नुकसान या बिगाड़ नहीं करता। अब आप भारत को ही ले लीजिए। भारत की संस्कृति पर बाहरी असर को देखें तो अगर किसी सभ्यता के साथ यहाँ का सबसे ज्यादा मेलजोल या मिश्रण हुआ तो वो थी फारसी सभ्यता। हजारों सालों से मध्य एशिया या फारसी और तुर्की बोलने वाले एक बहुत बड़े इलाके के लोग भारत आते जाते रहे हैं, इस्लाम के आने से भी पहले से। बल्कि बुद्धिज्म का असर अफगानिस्तान और पूरे सेंट्रल एशिया में फैल चुका था। भारत की भाषा संस्कृत और मध्य एशिया की फारसी या प्राचीन अवेस्ता में बहुत कुछ समान है। सिर्फ भाषा या बोलचाल ही नहीं, हमारी वेशभूषा या लिबास, हमारे खाने और पकवान, हमारी इमारतें और वास्तुकला, हमारा संगीत, आर्ट और बहुत कुछ फारसी सभ्यता से असरअंदाज है। हम अपनी इसी मिली जुली सभ्यता को अगर हिंद फारसी या इंडो पर्शियन कहें तो गलत नहीं होगा। हिंद फारसी सभ्यता का जोर सबसे ज्यादा 12वीं और 13वीं शताब्दी में हुआ, जब सेंट्रल एशिया या तुर्क इलाके से हजारों लोग भारत आने शुरू हुए और भारत की सबसे पहली हिंद फारसी हुकूमत दिल्ली सल्तनत कायम हुई। उस दौर के सभ्यता के मेल जोल के नमूने मशहूर इमारतों और स्मारकों में तो मिल ही जाते हैं। सामाजिक सतह पर भी कई तब्दीलियां आईं। भारत में तसव्वुफ या सूफीज़्म इसी दौर में फैला। बड़े बड़े सूफी बुजुर्ग जैसे हज़रत अली हुजवेरी साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद और निज़ामुद्दीन औलिया जैसे लोगों ने अपने मोहब्बत के पैगाम को भारत में फैलाया। ज़बान और साहित्य में भी बड़े विद्वान पैदा हुए, जैसे दिल्ली के अमीर खुसरो, जिन्होंने फारसी और हिंदी में शायरी की और संगीत विद्या में भी कमाल दिखाए। आगे चलकर मुग़ल दौर में हिंद फारसी सभ्यता में और ज़्यादा तरक्की हुई। फारसी ज़बान लगभग 800 साल तक भारत की सरकारी भाषा रही, अंग्रेज़ों की हुकूमत तक भी। इन 800 सालों में फारसी के अनेक शायर और लेखक हुए, जिनकी खूबसूरत शायरी और अजीम ख्यालात भारत के महान साहित्य का हिस्सा हैं। कई हिंदुओं ने भी फारसी में शायरी लिखी।
और आज भी यानी 21वीं सदी में अगर आप उत्तरी भारत में रहते हैं तो अपने चारों तरफ नज़र डालिए। आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हज़ारों ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो इंडो पर्शियन कल्चर की जीती जागती मिसालें हैं। ये उर्दू या हिंदुस्तानी ज़बान जो हम बोलते हैं और शायरी करने में इस्तेमाल करते हैं, ये कुर्ता और शलवार जो हम पहनते हैं, ये तंदूरी पकवान जो हम मज़े से खाते हैं, ये मेहराब की शक्ल की खिड़कियाँ, दरवाजे और गुंबद जो हम अपनी इमारतों में लगाते हैं, ये सितार और ख़याल जो हम अपने संगीत में गाते बजाते हैं, ये सब हिंद फारसी सभ्यता के नमूने हैं जो आज तक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को और मज़ेदार बनाते आए हैं। बल्कि आज के दौर में हिंद फारसी संस्कृति को जिंदा रखने और तरक्की देने में भारत का सिनेमा, टीवी और म्यूजिक इंडस्ट्री भी सबसे आगे रहा है। तो बताइए, क्या इस रंगारंग कल्चर को आप विदेशी या पराया कहेंगे? क्या इस विविध सभ्यता के बिना भारत की कल्पना की जा सकती है? इस कल्चर के बारे में और विस्तार से जानने के लिए आइए इतिहास.in, हमारा साझा इतिहास।